डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 41 मुफ्त वेब उपन्यास। इसकी बस्ती में एक बार फिर काफी सुधार हुआ है। डॉग तांग सान, बस देर का इंतजार करो, मुझे बड़ा मत दो, अन्यथा सबसे पहले विवाह मृत्यु होगी। अपनी सेना में जबरदस्त सुधार महसूस करने के बाद तांग या ने सबके सामने तांग सान के चेहरे पर उसे जोरदार तरीके से घूंसे मारा। इस हवाई जहाज के अंधेरे में वॉलेट तांग सान को भी बेहद खराब महसूस हुआ। बड़ी जापानी वाली छोटी लड़की, जब तक आपकी ताकत न आ जाए तब तक प्रतीक्षा करें। हालांकि ऊपरी तौर पर उसने तांगिया का पुरजोर खंडन किया है, लेकिन समस्या यह है कि तांग सान को भी यह महसूस होता है कि तांगिया की किस्मत की कमी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। उन्हें लगातार 2 बार उदार पुरस्कार मिला। इससे तांग सान अचानक थोड़ा सहम गया। उसे डर था कि तांगिया कहीं और आगे निकल जाएगा, तब उनका खेल खत्म हो गया। हालांकि तांग सान को परेशान करने वाली बुरी खबरें एक के बाद एक आने वाली हैं। बीबी डोंग और रेनेक्स्यू ने भले ही सुपर प्राइज नहीं जीता, लेकिन इस बार उन्हें जो अवार्ड मिले वे भी काफ़ी अच्छे रहे। दोनों को दैवीय शक्ति में 10% की वृद्धि का अनुपालन मिला। हालांकि पहली नज़र में ये तांग सान के लिए कोई खतरा नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा 8 या 10 बार हो जाए तो क्या होगा? तांग सान ने इसके बारे में सोचा, उसका पिरामिड ही बढ़ता है। और बीबी डोंग और नैन रेनेक्स्यू ने भी बिना किसी झक के हमला कर दिया। बीबी डोंग, तांग सान, आप सही कह रहे हैं, इस बार मेरा लाभ औसत दर्जे का ही है। दैवीय शक्ति में केवल 10% की वृद्धि हुई है, ये बहुत कम है। कियान रेनेक्स्यू, तांग सान, हाँ, लेकिन पूर्ति न मिलने से पूर्ति बेहतर है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बीबी डोंग और रेनेक्स्यू के वर्साए जैसे व्यवहार को देखकर तांग सान का चेहरा लाल हो गया। ठीक उसी समय चैट रूम में एक नई घोषणा फिर से सामने आई। प्रतिभागी हो युहाओं को बधाई, सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार सामग्री, बाह्य आत्मा अस्थि, 10 लाख साल पुरानी हिम जैद सम्राट बिच्छू की पूंछ। पुरस्कार का विवरण, विशेष आत्मा अस्थि। इस आत्मा अस्थि को प्राप्त करने के बाद यह एक वास्तविक हिमजड़ित सम्राट बिच्छू की पूंछ के बराबर है। घोषणा पढ़ने के बाद पूरा चैट रूम फिर से हलचल में डूब गया। यहाँ तक कि तांगिया, जिसने अभी अभी सुपर प्राइज जीता था, उसने भी युहाओ द्वारा जिम दिए गए समर्थक से बहुत चाहत कर रही थी। आखिरकार युहाओ ने जो खुलासा किया वह आइस जैद सम्राट बिच्छू की बाहरी आत्मा की अस्थि थी। हालांकि उसने अभी अभी जो 9 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठियां प्राप्त की हैं, वे भी बहुत कीमती हैं, लेकिन युहाओ द्वारा प्राप्त वस्तु की तुलना में वे निम्नतम स्तर की थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी चीज़ें मिल सकेंगी। अब मेरी ताकत और भी बढ़ सकती है, वो युहाओ ने उत्साह से कहा। तियानमेंग, आइस मॉस्कोवर्म, आइस एम्प्रेस, वांगडोंग, एर और अन्य लोगों ने बारी बारी से उन्हें बधाई दी। मैं इतना अधिक नाराज हूँ। तांग सान की चिंता और भी बढ़ गई। भले ही मूल दुनिया में हुआ युहाओ से निपटना समानांतर दुनिया के हुआ युहाओ जितना मुश्किल न हो, तांग सान नहीं चाहती कि वह बहुत शक्तिशाली हो जाए। अब जब उसने 10 लाख साल पुराने हिम जैद सम्राट बिच्छू की बाहरी आत्मा अस्थि प्राप्त कर ली है, तो हुआ युहाओ की शक्ति निस्संदेह और भी बढ़ जाएगी। जब वह डोलुओ महाद्वीप लौटेगा तो क्यानकुन वेनकिंग घाटी में हुआ युहाओ को फिर से वश में करना और भी कठिन होगा। धिक्कार है, अगली बार मुझे ही चुनना होगा। मैं दोबारा गलत चुनाव नहीं कर सकता। ये सोचकर तांग सान ने मन ही मन कसम खाए। फिर उसने ये देखना शुरू किया कि क्या अन्य लोगों को भी असाधारण पुरस्कार मिल रहे हैं। लेकिन बाद के भाग में, यद्यपि कुछ प्रतिभागियों ने बॉक्स खोलना जारी रखा, फिर भी उन्हें जो पुरस्कार मिले वे अपेक्षाकृत साधारण थे। आइस एम्प्रेस, तियानमेंग, आइस सिल्कवर्म और वांग डोंगर को पुरस्कार मिले, लेकिन वे पुरस्कार वास्तव में साधारण थे। उनके बारे में विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो सब खत्म हो जाना चाहिए, है ना? ये देखकर तांग सान ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह बस ये देखना चाहता था कि स्क्रीन दोबारा कब चलने लगेगी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अचानक चैट रूम में 9 और घोषणाएं हो जाएंगी। प्रतिभागी चेंग चेंग को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जनजातपूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। प्रतिभागी कियू जियानयाओ को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जनजातपूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। प्रतिभागी तांग दाओ को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जनजातपूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जनजातपूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिभागी शानगुआन चेंटियन को बधाई। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जनजातपूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिभागी लिन जेयू को बधाई। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जनजातपूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिभागी जूगे युन को बधाई। प्रतिभागी टाइरोन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जनजातपूर्ण आत्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। प्रतिभागी तांग लिंग को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जनजातपूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। प्रतिभागी युन शियाओपियाओ को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जनजातपूर्ण आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। अचानक 9 घोषणाएं सामने आईं। चैट रूम में न केवल तांग सान बल्कि वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया, क्योंकि ये 9 लोग अनजान थे।
उन्होंने इन 9 लोगों के बारे में पहली बार सुना था, लेकिन इस समय वे इतने भाग्यशाली क्यों हैं कि उन्हें एक ही समय में एक ही पुरस्कार मिला, और ये 9 लोग एक दूसरे को जानते हुए प्रतीत होते हैं। चेंग चेंग, अरे आप लोग हैं, सबको एक ही इनाम मिला, क्या संयोग है। टायरोन, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रेक अकादमी में उस दिन अलग होने के बाद हम फिर मिलेंगे, और हम इस तरह मिले। तांगलिंग, आप आजकल कैसी हैं? श्रेक अकादमी छोड़ने के बाद से आपने कितना विकास किया है। 9 लोगों ने सबके सामने चैट रूम में बातचीत की, लेकिन चैट रूम में मौजूद अन्य आत्मा गुरुओं ने अपनी बातचीत से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पहले ही निकाल ली थीं। श्रेक अकादमी में बिछड़ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी श्रेक अकादमी के छात्र माननीय यान शाओजे मदद नहीं कर सके लेकिन डू वेई उनको टैग कर सके? यान शाओजे, ओल्ड डू, ये बच्चे हमारी अकादमी के छात्र क्या हैं? डू वेलुन, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, डीन। यान शाओजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी बातचीत से ऐसा लगता है कि वे सभी हमारी श्रेक अकादमी के छात्र हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है क्योंकि उन्होंने कई साल पहले स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी? डू वेलुन, मुझे भी नहीं पता। freewebnovel.com। दूसरी ओर, तुम्हें भी कुछ जाना पहचाना सा लगा, परंतु इतने सारे विद्यार्थियों को छोड़ दिया गया, उन्हें कैसे याद आया कि ये सभी छात्र जिनमें वे सीधे शामिल थे? इसलिए कुछ समय तक उन्हें उनकी पहचान याद नहीं आई, इसलिए उसने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। अचानक डोंगर को इन 9 लोगों की पहचान याद आ गई। वांग डोंगर, वाह, मुझे अब याद आया, वे 9 लोग थे जिनमें एक महिला ने नौकरी छोड़ दी थी। हुओ युहाओ को अचानक याद आया, ओह, मुझे अब याद आया, दोष वे ही थे। ओह, अब जब मैंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें सीधे नौकरी से निकाल दिया गया था। यह संकेत है, सौभाग्य से, उन्होंने कहा कि अब वे ठीक हैं। इस अध्याय का अंत। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 42 मुफ्त वेब उपन्यास। जो ये घबरा गया। वांग डोंगर की बात सुनकर युहाओ को भी इन 9 लोगों की याद आ गई। हालांकि हुआ युहाओ उन्हें किसी को भी नहीं चुना गया था। इन 9 लोगों को पहले ही दिन स्कूल से निकाल दिया गया था, तो भला उनका बीच जान पहचान बनाने का समय कैसे मिला होगा? उस समय हुआ युहाओ ने बस इतना भरा और कुछ नहीं कहा। लेकिन वांग डोंग एर ने बिना कोई बात कहे टिप्पणी की, वैसे ये लोग तो विलंबित हैं। आखिरकार उन्हें श्रेक अकादमी में भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें यूं ही निकाल दिया गया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं बहुत लंबे समय तक वंचित रहता हूं। हुओ युहाओ ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, बिल्कुल सही। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे चुप हो गए। हालांकि चैट रूम में मौजूद कई लोगों ने उनसे बातचीत की और सभी 9 लोगों को जानने के लिए उत्सुक थे। जूजी ने कहा, इस खाते से तो वे युहाओ के ही वर्ग में आते हैं। केके ने टिप्पणी की, क्या उन्हें किसी बड़ी गलती का कारण बताया गया है? ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन जिंग होंगचेन थोड़ा इतराते हुए, उन्होंने जुवानजी का जिक्र करते हुए कहा, संक्षेप में, अब ये 9 के 9 अलौकिक शक्ति से झलक रहे हैं। अगर भूत को पता था कि ऐसा होगा तो ये सब पहले क्यों किया? जुवानजी, लगता है श्रेक अकादमी के बारे में ठोस सोच भी वास्तविक दर्जे की है। ये सुनकर जुवानजी ने विश्वविद्यालय सी झुंझलाहट सांस भरी ली। हालांकि उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की फुल्की उदासी साफ झलक रही थी। अंतिम ये 9 वैज्ञानिक शिष्य थे, जिनमें से एक थे अधिकांश आनुवंशिक शक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। अगर वे श्रेक अकादमी में ही रहते हैं तो कितना अच्छा होता है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि किस अंधेरे ने उन बोझ को निर्वासित कर दिया। जोई को अचानक कोल्ड स्टोन्स की कुछ बूंदें गायब होने का एहसास हुआ। इसका मुख्य कारण ये था कि अचानक ही उन्हें इन 9 लोगों की पहचान याद आ गई। पहले तो उसे याद नहीं था, लेकिन युहाओ और वांग डोंगर के बीच हुई बातचीत देखने के बाद सब कुछ उसे याद आ गया। क्या ये 9 लोग शामिल नहीं हैं जिन्हें हुओ युहाओ के उस वर्ग में छोड़ दिया गया था? युहाओ की वजह से जोई की उस कक्षा के बारे में धारणा हु क्लासिक क्लास की तुलना में अधिक स्पष्ट थी। उन्होंने इन 9 लोगों को कक्षा में प्रवेश दर बढ़ाने के लिए छोड़ दिया था। उस दिन उनकी व्यक्तिगत जानकारी देखने के बाद जोई ने अपनी अकल्पनीय प्रतिभा के कारण उन्हें महत्व देने का निर्णय लिया। मुझे लगा कि अगर वह उन्हें पढ़ता है तो उसकी कक्षा के प्रवेश द्वार पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ देता है। इसलिए उसने ऐसा लिखा। हालांकि ये बातें मामूली तौर पर शुरू हुईं, लेकिन अब समस्या बन गई है। अगर स्क्रीन पर मूल कालक्रम में युहाओ का इतिहास दिखाया जाए तो क्या इससे सब कुछ एक दूसरे के सामने नहीं आएगा? क्या वहां मौजूद सभी लोगों को आपके अच्छे कर्मों के बारे में पता नहीं चलेगा? ये सोचकर जोई को पसीना आने लगा। वह सचमुच डर गई थी। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि शायद समानांतर दुनिया से हुआ युहाओ के और वीडियो चलने लगे जिससे उसे कुछ समय मिल सके। दूसरी ओर तांगलिंग और बाकी 9 लोगों को अचानक एहसास हुआ कि यह एक अवसर है। सच कहें तो आज तक वे उस दिन स्कूल से निकाले जाने को लेकर चिंतित थे।
उन्होंने उस समय बस एक छोटी सी गलती की थी, उन्हें जो सजा मिली वह बहुत कठोर थी। उन्होंने उस समय इसकी सूचना दी थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वे सभी जोगी के छात्र थे। उन्हें मजबूरी में ही जाना पड़ा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि श्रेक अकादमी में दाखिला लेने के लिए उन्होंने और उनके परिवारों ने कितनी मेहनत और कीमत चुकाई थी। जोगी द्वारा उन्हें निष्कासित किए जाने मात्र से ही उनकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो गई। वे जोगी को बेनकाब करना चाहते थे और उस दिन की अपनी निराशा को जाहिर करना चाहते थे। अब अगर हवा में लगी स्क्रीन उस दिन की घटनाओं को दोबारा दिखा सकती, तो उन्हें विश्वास था कि वहां मौजूद सभी आत्मा गुरु समझदारी से काम लेंगे और निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। इसलिए तांगलिंग और अन्य 9 लोग जोगी के विरोध में प्रार्थना कर रहे थे और शीघ्र ही मूल समय रेखा की छवियों के चलने की कामना कर रहे थे। ठीक उसी समय इनाम से भरे सभी खजाने के बक्से खुल चुके थे और जल्द ही वह आवाज फिर से सुनाई दी। पुरस्कार वितरण समारोह फिलहाल समाप्त हो गया है। अगली बार जो चीज़ दिखाई जाएगी वह मूल समय रेखा में हुआ युवाओं की तस्वीर है। अभी भी पुरस्कारों के साथ एक प्रश्नोत्तरी हो सकती है, कृपया ध्यान से देखें और सक्रिय रूप से भाग लें। आवाज बंद होते ही तांगलिंग और बाकी 9 लड़कियां खुशी से झूम उठीं, जबकि जोगी का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। समस्या ये थी कि हवा में लगी स्क्रीन पर मूल समय रेखा में हुआ युवाओं की घटनाएं अनियंत्रित रूप से चलने लगीं। आत्मा की अंगूठी को सफलतापूर्वक अवशोषित करने के बाद तांगिया और बेई ने हुआ युवाओं को स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में नहीं रहने दिया। वे सीधे स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट से निकलकर तेजी से श्रेक अकादमी की ओर दौड़ पड़े। इस दौरान लंबी यात्रा के कारण उन्होंने काफी समय सड़क पर बिताया, लेकिन मिस्टीरियस हेवन स्किल और तांग संप्रदाय की अनूठी कलाओं के संपर्क में आने के बाद हुआ युवाओं रास्ते भर जमकर अध्ययन में व्यस्त रहा। हुआ युवाओं ने काफी मेहनत की और अंततः रहस्यमय स्वर कौशल के साथ साथ तांग संप्रदाय के कुछ अनूठे कौशलों में महारत हासिल कर ली। फिर उसने संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाए, उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। revebnovel.com। लेकिन उस समतल अंतराल में मौजूद आत्मा स्वामी इसे और सहन नहीं कर सके। समानांतर दुनिया में हुआ युवाओं को देखने के बाद आइए फिर से तुलना करें। अचानक मुझे पता चला कि मूल समय रेखा में हुआ युवाओं कितना बुरा है। न केवल उसका साधना स्तर 10 स्तर से भी अधिक कम है, बल्कि उसने बेकार की रहस्यमय स्वर कला सीखी है और अभी तक आत्मा मार्गदर्शन उपकरणों के बारे में नहीं सीखा है ना? बिल्कुल सही कहा गया है। जब लोगों की तुलना दूसरों से की जाती है तो वे बहुत परेशान करने वाले लगते हैं। हुआ युवाओं वह अवाक रह गया क्योंकि उसे लगा कि ये आत्मा गुरु सही कह रहे हैं। समसामयिक दुनिया के हुआ युवाओं की तुलना में वह छोटा सा बेकार लग रहा था। अतीत में वह रहस्यमय स्वर कौशल और तांग संप्रदाय के अनूठे कौशलों को सीखने को लेकर आत्मसंतुष्ट था, लेकिन अब वह सचमुच खुश नहीं था। उसे तांग संप्रदाय में शामिल होने का पछतावा होने लगा था। हुआ युवाओं और उसके साथी अंततः श्रेक सिटी पहुंच गए। उसके बाद तांगिया और बेई हुआ युवाओं को सीधे श्रेक अकादमी ले गए। अंततः वे श्रेक अकादमी में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में सफल रहे। श्रेक अकादमी में प्रवेश करते ही हुआ युवाओं और उसके साथियों ने तुरंत केंद्र में सबसे प्रमुख स्थान पर स्थित 10 मूर्तियों को देखा। बेई और तांगिया को अब इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन हुआ युवाओं आखिरकार पहली बार श्रेक अकादमी में था। इसलिए वह तांगिया और बेई से पूछे बिना नहीं रह सका, भाई बेई, बहन तांगिया, ये मूर्तियां किसकी हैं? डॉलुओ दोहरी तुलना, ये युवाओं तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 43 मुफ्त वेब उपन्यास। हुआ युवाओं का सवाल सुनकर बेई अचानक विचलित हो गईं। वह उत्साह से हुआ युवाओं को तस्वीरें लगा। समुद्र तट में जो है वह हमारी श्रेक अकादमी का संस्थापक और पहला डीन फ्लैंडर्स है। उनके बाएं ओर जो हैं वे मेरे देशों में से एक हैं, जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक पूरे डोलू महाद्वीप के सबसे उत्कृष्ट शास्त्रीय गुरु हैं। वे श्रेक अकादमी के प्रत्येक विभाग के वर्तमान शिक्षण मार्शल सोल के शीर्ष 10 प्रमुख शिष्यों और गुरु यू शियाओगांग की स्थापना की। उनकी दाहिनी ओर वाली उनकी पत्नी लियू एरलॉन्ग हैं। वे और डीन फ्लैंडर्स मिलकर गोल्डन आयरन ट्रायंगल तोड़ रहे हैं। अगर डीन फ्लैंडर्स ने श्रेक अकादमी की स्थापना की है तो मास्टर ही अकादमी की असली आत्मा हैं। उन्होंने पूरे डोलू महाद्वीप के आध्यात्मिक उपदेश प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अगर वे नहीं होते तो डोलू महाद्वीप के गुरु शायद आज के स्तर तक विकसित नहीं होते। इसकी तुलना सूर्य चंद्रमा महाद्वीप से करके देखी जा सकती है। सूर्य चंद्रमा महाद्वीप के आत्मा स्वामी हमारे डोलू महाद्वीप के अवशेष स्वामी शक्तिशाली क्यों नहीं हैं? इसका कारण यह है कि वहाँ के मास्टर यू शियाओगांग जैसे महान व्यक्तित्वों की कमी है। कियान रेनिक्स्यू, यह अनोखा इतिहास कहाँ से आया? यू शियाओगांग की छवि इतनी शानदार और प्रभावशाली हो गई, ये किस तरह का मजाक है? निंग रोंगरोंग, अफसोस मास्टर बहुत अधिक वर्धित चाकर कह रहे हैं। जू किंग, ये तो कुछ और है। शाओ वो, इसे सही उद्देश्य बनाना मुश्किल है। दाई मुंबई और बाकी लोग भी शर्मीले थे। अगर यह सच है तो दाई मुंबई और बाकी लोग यू शियाओगांग के लिए कुछ अच्छे शब्द देखने को तैयार हो जाएं।
लेकिन समस्या यह है कि यह सच नहीं है। बेइबे ने अभी स्क्रीन पर जो कहा वह बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। यू शियाओगांग को देखने वाले लोग भी ये देखकर शर्मा गए, लाल हो गए। इसलिए वेडन रेनेक्स यू का खंडन करने में बहुत आर्द्र कर रहे थे। लेकिन इस दृश्य ने चैट रूम में मौजूद सभी आत्मा गुरुओं को स्तब्ध कर दिया। आखिरकार उन्होंने सबसे पहले बेइबे का सिद्धांत सुना था। हालांकि अब ऐसा लगता है कि यह कथन पूरी तरह से मनगढ़ंत है। ये तो हद से ज्यादा मुनाफा वाला है ना? विभिन्न लोगों के बीच स्थित कई आत्मा गुरुओं ने एक और बात पर विचार करना शुरू कर दिया। यदि आप सियाओगांग की कहानी में चंचल हो सकते हैं तो तांग सान के बारे में किस तरह की किंवदंतियां भी झलकती हैं। आखिरकार किंवदंतियों में उन्हें और भी बढ़िया बताया गया है। लेकिन क्या ऐसी अनोखीता संभव है? जैसे जैसे वे इस बारे में सोचते गए, आत्मा गुरुओं का संदेह बढ़ गया। स्क्रीन मॉनिटरिंग। बेइबे, आपकी 7 मूर्तियां मेरी अकादमी के असली श्रेक 7 डेविल्स हैं। ये वाइट टाइगर डोलुओ दाई मुंबई है, ये फूड गॉड डोलुओ दाई है और यह एविल फीनिक्स डोलुओ माहोंगजुन है। बेई ने एक एक करके उनका परिचय देना जारी रखा। जल्द ही तांग सान की बारी आ गई। ये हमारे तांग संप्रदाय के पूर्वज और श्रेक के 7 शैतानों में सबसे शक्तिशाली हैं। 1000 हाथों वाले डोलुओ तांग सान। वास्तव में पूर्वज तांग सान की बात करें तो उनका योगदान गुरु यू शियाओगांग से कम नहीं है, लेकिन उनका योगदान व्यवहारिक कार्यों में अधिक परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए, उसने अकेले ही डोलुओ महाद्वीप पर सभी दुष्ट आत्मा स्वामियों को नष्ट कर दिया, जिससे पूरे डोलुओ महाद्वीप में अभूतपूर्व स्थिरता आई। उन्होंने दुष्ट आत्मा हॉल को भी नष्ट कर दिया और उसके बाद कई वर्षों तक आत्मा स्वामी को उनकी युद्ध आत्माओं को मुफ्त में जागृत करने में मदद करने की साम्राज्य की नीति का प्रस्ताव भी उन्होंने ही दिया था। इसलिए हमारे डोलुओ महाद्वीप में पूर्वज तांग सान का योगदान महत्वपूर्ण है। तलों के बीच की दरारों में कियान रेनेक्स्यू ने फिर कहा, तांग सान, तुम सचमुच यू शियाओगांग के शिष्य बनने के योग्य हो। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि तुम दोनों, गुरु और शिष्य, सांपों और चूहों का झुंड हो। तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। इस समय बीबी डोंग ने भी तांग सान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आखिरकार तांग सान और यू शियाओगांग अलग अलग थे। यू शियाओगांग की बातों का सामना करते हुए बीबी डोंग ने कुछ संयम बरता। आखिरकार वह उससे प्यार करती थी, इसलिए वह यू शियाओगांग में कोई कमी नहीं निकाल सकती थी। लेकिन तांग सान की बातों पर बीबी डोंग ने कतई बर्दाश्त नहीं किया और सीधे पलटवार किया। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तांग सान, तुम अपनी बढ़ाई करने में माहिर हो और सही गलत में भ्रमित हो जाते हो। क्या तुमने ही वधनगर को नष्ट नहीं किया था? इसके अलावा आत्मा स्वामी को उनकी युद्ध क्षमता को शुल्क जागृत करने में मदद करना, क्या ये वह कार्य नहीं है जो हमारे स्पिरिट हॉल ने वर्षों से किया है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? इस समय निंगरोनग्रांग चुप थी। जू जूकिंग भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। स्क्रीन पर जो कुछ दिखाया गया था उसे देखकर वे शर्मिंदा थीं। समस्या ये थी कि वे तांग सान के बारे में कुछ नहीं कह सकती थीं। वह उनके सामने था और अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। भला वे उसके बारे में कुछ कहने की हिम्मत कैसे कर सकती थीं? इसलिए भले ही वे इस समय तांग सान को बहुत ही अजीब निगाहों से देख रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। केवल शियाओ वू ही खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तीसरे भाई आप। ये सुनकर तांग सान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार वह इतिहास में हेरफेर करते हुए पकड़ा गया था। हालांकि वह इस तरह की बात स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने शाओ वू से कहा, इतिहास की किताबें आने वाली पीढ़ियों द्वारा दर्ज की जाती हैं। कुछ बातें मैं नहीं चाहता कि इस तरह लिखी जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा कई कारणों से किया। वास्तव में मैं ज़्यादातर समय असहाय रहता हूं। लेकिन बीबी डोंग उसकी चालों में बिल्कुल नहीं फंसी और ठंडे लहजे में बोली, तुम इतने जिद्दी हो कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हो। तुमने इस मामले को पर्दे के पीछे नहीं धकेला। इस पर तो मूर्ख भी यकीन नहीं करेगा। तांग सान ने यूनिवर्सिटी अर्थ ली और कुछ नहीं कहा। चैट रूम में मौजूद सभी आत्मा गुरु अचंभित रह गए। तो ये सब बातें चिल्लाने वाली थीं। क्या तुमने अब मान लिया? तांग सान के प्रति उनकी सकारात्मक धारणा फिर से प्रकट हुई। आखिरकार पिछली तांग संप्रदाय की घटना के कारण वे पहले से ही तांग सान से कुछ हद तक खत्म हो गए थे। लेकिन उनसे यह अपेक्षा नहीं थी कि तांग सान स्वयं इस तरह की बात स्वीकार करेंगे, इसलिए वे सभी उन्हें और भी अधिक लालच देने लगेंगे। इसी क्षण स्क्रीन पर दृश्य राक्षस दूसरी जगह दिखाया गया। बेईबे द्वारा हो युहाओ को मूर्ति से प्रकट होने के बाद वह और तांगिया उसे अपार्टमेंट के द्वार तक छोड़ दिया गया। वहां से उन्हें पता चला कि हुआ युहाओ के शिक्षक जो ये हो गए। हुआ युहाओ को ज्यादा परवाह नहीं थी, वह सीधे अपने लैपटॉप की ओर चल पड़ा। तभी अमिताभ बच्चन वाला एक युवा अचानक सामने आया युहाओ के पार्ट में दिखाई दिया। लेकिन ये दृश्य देखकर जियाओ वो डांग रह गया। उसने खुद को रोका नहीं पाया और बोली, रुको जियाओ क्यूई। क्या ये जियाओ क्यूई नहीं है? इस अध्याय का अंत। डोलुओ दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 44 मुफ्त वेब उपन्यास।
एक माँ होने के नाते जब शियाओवू ने स्क्रीन पर वांग डोंग को देखा तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया। लेकिन पहचानते ही शियाओवू के मन में संदेह पैदा हो गया। ये तो ठीक है नहीं। क्या ये वैज्ञानिकों का लाइसेंस नहीं है? उसकी बेटी यहाँ कैसे हो सकती है? और वो तो हुआओ युहाओ का रूममेट है। एक लड़का और एक लड़की एक साथ रहते हैं, कोई समस्या तो नहीं होगी, है ना? ये सब देखा ही शियाओवू स्याह वाल्मीकि हो गया। क्योंकि तांग सान उसके ठीक बगल में था, इसलिए उसे चैट रूम में इलेक्ट्रोनम की जरूरत नहीं थी। उसने सीधे तांग सान से ही प्रश्न लिया, भाई सान, क्या चल रहा है? सियाओ क्यों छात्रों के डेटाबेस में क्यों है और हुआ युहाओ के साथ क्यों रह रही है? इससे तांग सान शर्मसार हो गया। सच कहूं तो इन सब बातों की योजना बनाने के चक्कर में उसे अचानक खिला दिया गया। और हो सकता है ऐसी ही कुछ बातें जिनमें वह बाद में किताबों को दिखा न सके। इसलिए इस समय उसे सिर दर्द हो रहा था। लेकिन उसे शाओवू को स्थान देना ही होगा। इसलिए तांग सान ने जल्दी से शियाओवू से कहा, लगता है ये लड़की कुछ ज़्यादा ही चंचल है। ये सब चिल्लाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इससे जियाओवू थोड़ी चिंता हो गई। तांग सान से कहा, लेकिन भाई सान, तुमने पहले तो ऐसा नहीं बताया था। तुमने कहा था कि तुम्हें जियाओची की स्थिति के बारे में पहले ही पता चल गया था और वह वहाँ सुरक्षित थी। अब वह ऐसा क्यों हो रही है? तांग सान की पीठ से कोल्ड डायमंड्स की मूर्तियाँ। उसने एक बार हुचिचया के लिए कहा और फिर बोला, ये कमी सुरक्षित है। और मैं खुद डोलुओ महाद्वीप के पर्यटकों के लिए मामूली मामले में पास नहीं दे सकता। इसने जियाओवू को केवल समुद्र तट पर ही चौंका दिया। हाय, ये क्या बकवास है? ये बच्ची एक लड़के के साथ कैसी रहेगी? अगर कुछ हो गया और समय से पहले बच्चा पैदा हो गया तो क्या होगा? तांग सान ने उन्हें दिलसा देने की कोशिश की, चिंता मत करो, वे बहुत छोटे हैं, अगर उनकी विधाता भी है तो उनमें क्षमता नहीं है। ये सुनकर जियाओवू को अंततः राहत मिली। यहाँ मुझे अधिक चिंता थी। क्षमा करें भाई सान, हो सकता है कि पहले मेरा काम अच्छा न हो। तांग सान ने चुपके से राहत की सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, तुम वो औरतें हो जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उनके बारे में सब कुछ भूलकर तैयार हूँ। ये सुनकर शाओवू का मन प्रसन्न हो गया। भाई सान टिल्ड। लेकिन दूसरी ओर मौजूदा विनाश के देवता इसे और सहन नहीं कर सकते। उन्होंने तांग सान और सियाओवू के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा, तुम दोनों, ये ठीक नहीं है। मुझे अपनी बेटी के पाताल लोक में जाने का कारण क्या बताना चाहिए? तांग सान अचानक छोटी सी आपत्ति महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि मूल समय रेखा में युहाओ के वीडियो में उसकी कई योजनाएं शामिल थीं और वह नहीं चाहती थी कि उनमें से कई बातें ब्लॉग को पता चले। लेकिन अब वे सब सार्वजनिक हो गए हैं। सौभाग्य से इस समस्या का फिलहाल समाधान आसान था, इसलिए उसने तुरंत विनाश के देवता से पूछा, विनाश के देवता, अगर मुझे सही याद है तो देवलोक में ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए जो मेरी बेटी को निम्न लोक में जाने से स्पष्ट रूप से रोकता हो, है ना? आखिरकार, हालांकि मैं देवराज हूँ, वह अभी तक देवी नहीं बनी है। जब तक वह खुश है, वह जहाँ चाहे जा सकती है। ऐसे में मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। मुझे आपको क्या समझाने की जरूरत है? ये सुनकर विनाश के देवता ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। हालांकि तांग सान का तर्क वास्तव में तर्कसंगत था, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा। एक गहरी सांस लेने के बाद उन्होंने तांग सान से कहा, हाँ, मैंने अपनी सीमा पार कर दी। आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ। वह स्पष्टवादी था और उसने तांग सान और शियाओवू से सीधे माफ़ी मांगी। इसके बाद उन्होंने इस मामले पर आगे कोई चर्चा नहीं की। ये देखकर तांग सान ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि उनकी बातचीत कुछ साधारण सी ही हुई थी, फिर भी तांग सान घबराया हुआ था क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई बात लीक न हो जाए। सौभाग्य से फिलहाल खतरा टल चुका था, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन जल्द ही उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी। यह मामला तो सुलझ गया, लेकिन अगले मामले का क्या? क्या अगली सफाई भी इतनी ही आसान होगी? ये सोचते ही तांग सान का सिरदर्द और बढ़ गया। हालांकि उसे थोड़ी राहत मिली कि उसने कियानकुन वेंकिंग घाटी में हुआ युहाओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, वरना विनाश के देवता उसे सीधे पकड़ लेते और उसका काम तमाम हो जाता। वह स्क्रीन को देखता रहा। इस समय तस्वीर में वांग डोंग ने हुआ युहाओ को देखते ही उससे बात करना शुरू कर दिया। उसने गर्व भरे चेहरे से कहा, तुम भी इसी छात्रावास में हो, है ना? चूंकि तुम छात्रावास की बहुत अच्छी तरह सफाई करते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अपने साथ रहने की अनुमति देता हूँ। लेकिन आपको कुछ नियम याद रखने होंगे। सबसे पहले, आपको किसी को भी यूं ही छात्रावास में वापस लाने की अनुमति नहीं है। दूसरा, आपको छात्रावास में नग्न रहने और दूसरों को परेशान करने की अनुमति नहीं है। तीसरा, आपको रात को सोते समय खर्राटे लेने की अनुमति नहीं है। चौथा, मुझे परेशान मत करो। पांचवी बात, अब से छात्रावास की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, लेकिन मेरे बिस्तर को मत छूना। क्या तुमने मुझे ठीक से सुना? इस दृश्य को देखकर आत्मा स्वामियों के एक समूह ने शिकायत किए बिना नहीं रह सके। मूल समय रेखा में हुआ युहाओ को कोई साथी कैसे मिल सकता है? उसे तो पिता मिल गया।
अगर उसे नौकर की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो पता नहीं वह विरोध कर पाएगा या नहीं। जुजी ने वांग डोंग को गंभीरता से देखा। क्या ये वांग डोंगर है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह थोड़ी अभिमानी और दबंग है। क्या ऐसा हो सकता है कि युहाओ को ये पसंद हो या फिर उसमें आत्मपीड़ा की प्रवृत्ति हो? ये सोचते ही उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सा भाव आ गया। वांग डोंग एड ने अपने पहले के अभिमानी और दबंग रूप को देखकर थोड़ा सा शर्मा गई। हुओ युहाओ रेखाचित्र और बोली, डोंग एक गरीब कलाकार पहले ऐसे ही थे। वांग डोंग एड ने क्रिक ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उस समय छोटा था और मेरे परिवार ने मुझे यही सिखाया था। वांग कियू एड ने यूनिवर्सल वर्ल्ड लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि इसमें ऐसा क्या खास है। हुओ युहाओ ने तत्काल मामले को अंजाम देने की कोशिश की, ऐसा मत कहो कियू एड। आखिरकार डोंग एड बदल गया। वह उस समय छोटी थी, ये स्वभाव है। वांग कियू एड ने नाक सिकोड़ी लेकिन कुछ और नहीं कहा। फिर स्क्रीन पर वीडियो इंस्टॉलमेंट लगाया। वांग डोंग की बातें हैरान कर देने वाली थीं। युहाओ के स्वभाव से अनाथालय की मौत का इंतजार नहीं किया जा सकता था। उसने तुरंत वांग डोंग से नाता काट और फिर बाहरी आकर्षण की लड़ाई की। हालांकि अंत में उन्हें अनिच्छा से जीत मिली, लेकिन आखिरकार वह जीत गए। फिर दिन की सारी घटनाएं खत्म हो गईं। अगली सुबह जल्दी युहाओ कक्षा में रिपोर्ट आई, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह और वांग डोंग एक ही कक्षा में थे। वह अपनी सीट पर अरेस्ट क्लास शुरू होने का इंतजार करने लगा। अंत में एक बुढ़िया महिला अंदर आई। डॉलुओ दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 45 मुफ्त वेब उपन्यास। क्या श्रेक अकादमी में यही शिक्षण वातावरण है? अच्छा, मैं इसे कैसे कहूँ? ये बिल्कुल साधारण दिखता है। यह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है। मूल समय रेखा में हो युहाओ के दर्शन का दर्शन करते हुए विभिन्न लोगों के बीच के अंधकारों में आत्मा स्वामियों के एक समूह ने श्रेक अकादमी के अभ्यास को स्पष्ट रूप से देखा। ये कहना गलत नहीं होगा कि डोलुओ महाद्वीप की सबसे उत्कृष्ट अकादमी के कलाकार कई आत्मा स्वामी श्रा अकादमी के बारे में जानने के इच्छुक हैं। हालांकि ये समस्या है कि श्रेक अकादमी में प्रवेश की शर्तें बहुत सख्त हैं। इन रेनॉल्ड में हालांकि ज़्यादातर लोग श्रेक अकादमी के बारे में जानने के इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें अपनी आंखों से देखने का अवसर कभी नहीं मिला है। हालांकि आत्मा के गुरु स्वयं श्रेक अकादमी में नहीं आए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उन्हें समझने का मौका मिला। फिर भी कई आत्मा के गुरुओं ने पाया है कि एकेडमिक अकादमी का शिक्षण रवैया बहुत ही सरल लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि श्रेक अकेडमी का शिक्षण माहौल खराब है, बस ये सामान्य बिल्कुल साधारण लगता है। हालांकि पूरे डोलू महाद्वीप की सर्वोच्च अकादमी होने के नाते यह इतना सामान्य रूप से थोड़ा अनुचित लगता है ना? इस समय कई आत्मा गुरुओं को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। यहाँ तक कि स्टार लुओ इंपीरियल अकादमी या हेवनली सोल इंपीरियल अकादमी में अध्ययनरत कुछ छात्रों ने भी टिप्पणी करना शुरू कर दिया था। यही औसत है। सच कहूं तो सजावट हमारी अकादमी से कहीं ज़्यादा खराब है। हमारी अकादमी की तुलना में श्रेक अकादमी थोड़ी बहुत सामान्य ही लगती है। स्टार लुओ इंपीरियल अकादमी और हेवनली सोल इंपीरियल अकादमी के छात्र आपस में बातचीत कर रहे थे और उनकी बातों से जल्द ही कई लोग सहमत हो गए, क्योंकि उन दोनों अकादमियों में अभी भी बहुत सारे छात्र प्रशिक्षित थे। पोस्टर क्या पता, यह एक स्कूल है, कोई पर्यटन स्थल नहीं। ये दृश्य देखकर जुबान रुक गया, तुरंत निराश हो गया। उन्होंने सब पर तंज कसते हुए कहा, अकादमी की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? शिक्षा, बस यही असली है, बाकी सब बेकार है। इतना सुंदर स्कूल क्यों बनाया? पर्यटन के लिए? मेरी राय में आपके जो उदाहरण दिए गए हैं वे सभी गलत तरीके हैं। आखिरकार तलवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले स्टील का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या श्रेक अकादमी में हमारे पास के समान पैसा नहीं है? हम श्रेक अकादमी में उस पैसे का उपयोग करके संस्थान की योग्यता में सुधार करने के लिए कर रहे हैं। उन व्यवहारिक कार्यों की तुलना में हमारी श्रेक अकादमी व्यवहारिक कार्य पर अधिक केंद्रित है। हम जो कुछ भी करते हैं वह छात्रों की रुचियों पर आधारित होता है ताकि बेहतर छात्र तैयार हो सकें। तो श्रेक अकादमी को पूरे डोलू महाद्वीप में हमारे क्लब की योग्यताओं का सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। वह लगातार बोलता रहा और श्रेक अकादमी की प्रशंसा करने के तरीके ढूंढता रहा। इतना ही नहीं, वह अन्य अकादमियों को नीचा दिखाने की भी कोशिश करता रहा। हालांकि जुबान लाओ की विशेष प्रतिष्ठा और प्रबल शक्ति के कारण अन्य अकादमियों के डीन ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। पहले जिन आत्मा गुरुओं के समूह ने यह बात कही थी, उन्हें लगा कि उनकी बातों में कुछ सच्चाई है। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, यह सच है। जब तक शिक्षण वातावरण बहुत खराब न हो तब तक ठीक है। और श्रेक अकादमी का शिक्षण वातावरण स्वीकार्य माना जा सकता है। अगर शिक्षक योग्य हो तो कोई समस्या नहीं होगी। इसे श्रेक अकादमी कहलाना उचित ही है। ये वाकई दूरदर्शी सोच है। आत्मा के गुरुओं की बातें जारी रहीं। कुछ तो श्रेक अकादमी की तारीफ करने लगे, जिससे जुबान लाओ को और भी अच्छा लगा। आखिरकार वह भी श्रेक अकादमी का एक वरिष्ठ सदस्य था और उससे उसका गहरा लगाव था,
इसलिए दूसरों को श्रेक अकादमी की प्रशंसा करते सुनकर उसे ऐसा लगा मानो वे उसकी ही प्रशंसा कर रहे हों। उस पल उसका मन प्रसन्न हो गया। लेकिन जिंग होंगचेन ने जुवान लाओ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। सन मून एम्पायर और श्रेक अकेडमी के बीच प्रतिस्पर्धा का रिश्ता है और वह हमेशा से जुवान लाओ को नापसंद करता रहा है। इसलिए इस समय उसे मजबूर होकर इसके विपरीत बोलना पड़ा। जिंग होंगचेन ने ताना मारते हुए कहा, शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करना आपका काम नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी दृष्टि होती है। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि आपकी श्रेक अकादमी के शिक्षकों की योग्यता कितनी उच्च स्तर की है। इस समय सभी ने फिर से स्क्रीन की ओर देखा। इसी क्षण चैट रूम के मैसेज वेव में कई संदेश तेजी से दिखाई दिए। तांगलिंग, उच्च शिक्षक योग्यता, एकदम घटिया। जो ही वह बेवकूफ़ पक्षी कुछ नहीं जानता और यूं ही लोगों को निकाल देता है। श्याओपियाओ, जो ही अब तो तुम्हारा पर्दाफाश होना तय है। तुम्हारा काम तमाम हो गया। लेकिन ये संदेश बहुत जल्दी जल्दी दिखाई दिए। चैट रूम में संदेशों की अधिकता के कारण ये क्षणिक थे। विशेष पदनाम वाले लोगों को छोड़कर आम लोगों की टिप्पणियां तुरंत हटा दी गईं, इसलिए उन्होंने अभी के संदेशों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। स्क्रीन पर एक बूढ़ी औरत कक्षा में दाखिल हुई। उसकी त्वचा रूखी और बाल सफ़ेद थे, सिर के ऊपर भूरे बाल घुंघराले थे और उसने एक सफ़ेद चोला पहना हुआ था जिससे उसका शरीर मध्यम कद का लग रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें बहुत चमकीली थीं और उसकी काली आंखें दमक रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि क्या वह जानबूझकर छात्रों को चेतावनी दे रही थी। जैसे ही बूढ़ी महिला कक्षा में दाखिल हुई, विद्यार्थियों को अपने ऊपर एक तीव्र मानसिक दबाव महसूस होने लगा। हालांकि बूढ़ी महिला का यह मानसिक दबाव जानबूझकर उन पर लक्षित नहीं था, फिर भी कक्षा में मौजूद विद्यार्थियों ने एक जबरदस्त दबाव महसूस किया। बुजुर्ग महिला के प्रति उनके मन में स्वाभाविक रूप से भय बढ़ गया और अचानक सभी छात्र चुप हो गए। बुजुर्ग महिला इस शांति से बहुत संतुष्ट थी। वह और समय टूटा नहीं और सीधे मंच की ओर चला गया, फिर वहां का हिस्सा हो गया। उसकी अस्थिर शांति मंदी से दा भटक रही थी। अचानक सभी को ऐसा लगा जैसे वह उन्हें राह पर देख रहा था और उनकी संपत्तियों पर दबाव बढ़ गया। अंत में उस छात्र महिला ने उपस्थित सभी छात्रों से कोल्ड बॉय में कहा, मेरा नाम ये है और मैं आपकी कक्षा की शिक्षिका हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि आपकी कक्षा में कितने लोग मेरे साथ अगले साल तक टिक जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी कक्षा में सभी शैक्षिक योग्यताएं पास न हों। हाँ, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि मैं राक्षसों का निर्माण करना चाहता हूँ। शक्तिशाली राक्षस, शक्तिशाली और बेकार नहीं। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 46 मुफ्त वेब उपन्यास। बी डोंग, श्रेक अकादमी, यह अभी भी पहले जैसा ही है। कियान रेनिक्स्यू, उसने अभी तक कुछ नहीं किया है और जो ये उन्हें बेकार कहकर बुला रहे हैं। मैंने पहली बार ऐसा निर्दयी शिक्षक देखा है। जिंग होंगचेन, जुवानजी, क्या यह एक श्रा अकादमी में विदेशी शिक्षक हैं? लगता है कि उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। प्रोटोटाइप के बीच के अंतर में मूल समय और स्थान की सामग्री को चित्रित करने वाली स्क्रीन पर नई तस्वीरें देखने के बाद सभी आत्मास्वामी अब और संयम नहीं रख सके। फैक्ट्री बीबी डोंग, कियाडन रेनेक्स्यू और जिंग होंगचेन, जो हमेशा श्रेक अकादमी से बेहद कमजोर रहे हैं। इस दृश्य को देखने के बाद उन्होंने बिना किसी आर्द्र के इसका मजाक उड़ाया। इस दृश्य को देखने के बाद इसी तरह की भावना महसूस करने वाले कई माता पिता ने भी अपनी विचारधारा व्यक्त करना शुरू कर दिया। हाँ, इस जोऊ में क्या काम है? क्या सच में ऐसे शिक्षक होते हैं? मैंने अपने बच्चों को श्रेक अकादमी में सीखने के लिए भेजा था, न कि बिना किसी कारण के सुनने के लिए। बिल्कुल सही। अगर वे गलतियां करते हैं और उन्हें गलत ठहराते हैं तो हम समझ सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि कुछ हुआ ही नहीं। बिना किसी कारण के इस तरह की आदतें पढ़ना बहुत ही अनुचित है। एक एक करके माता पिता अपनी चमत्कारिक बातचीत करने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने जल्द ही श्रेक अकादमी के यान शाओजे को बेताशा टैग करना शुरू कर दिया, जिसका मकसद सिर्फ साहिर मांगना था। आखिरकार श्रेक अकादमी में अध्ययन करने वाले अधिकांश लोगों की पहचान व्यक्तित्व वाले होते हैं और वे सभी गुसल प्रकृति के होते हैं। इस बार उनके बच्चों को ऐसा शिक्षक मिला, वे स्वभाव से बेहद क्रोधित महसूस करने लगे। लेकिन श्रेक अकादमी के सभी सदस्य सामूहिक रूप से चुप रहे। इस मामले में कोई लेना देना नहीं था और शिक्षक दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। जिंग होंगचेन द्वारा उपहासे जाने के बाद जुवानजी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। वह यहाँ तक कि उदास चेहरे के साथ गहरी चोटियों पर खड़ा रहा। मेरे एन के चेहरे का भाव भी बदल गया। उनका कहना था कि इस तरह जारी रहने से श्रेक अकेडमी की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इसलिए म्यू एन ने तुरंत चैट रूम में यान शाजे को टैग किया ताकि वे श्रेक अकादमी को जल्द से जल्द सफा सुथरा उनकी मदद कर सकें। मुएन, शाओजे, ये सब क्या हो रहा है? हमारी श्रेक अकादमी में ऐसा शिक्षक क्यों है? तुम्हें मुझे, डॉलुओ महाद्वीप के लोगों और विद्यार्थियों के माता पिता को एक अनुयायी बनाना होगा। यान शाओ को जबरदस्ती में जवाब दिया गया। शिक्षकों, संरचना, चिंता न करें।
देखो और इंतज़ार करो। अगर मुझे सही याद है तो ये टीचर्स जो ही हमारे स्कूल में सबसे अधिक प्रवेश दर वाली टीचर्स होनी चाहिए। वह अभी भी बहुत सक्षम हैं। बेशक जिसमें कमियां शामिल हैं, उनका व्यक्तित्व हल्का चिड़चिड़ा और बहुत सख्त है, लेकिन इसके अलावा कोई और समस्या नहीं है। कृपया उसे थोड़ा और धैर्य रखें और पहले उसे ही सिखाएं। ये सुनकर माता पिता और आत्मा गुरु अंततः अस्थायी रूप से अपने क्रोध को दबाने में सफल रहे। ठीक है डीन यान, तो हम आपकी खातिर इस जोई पर नज़र रखेंगे। सभी लोग स्क्रीन पर देख रही तस्वीर को देखते रहे। तस्वीर में इस समय जोई ने तुरंत दोबारा बोलना शुरू कर दिया। पंजीकरण शुरू होने के बाद से जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, कृपया खड़े हो जाएं। वह शांत चेहरे के साथ पोडियम पर खड़ी हुई और फिर कक्षा में बैठे छात्रों को तीखी निगाहों से देखा। लेकिन पूरी कक्षा में सन्नाटा पसरा हुआ था। आज स्कूल का पहला दिन था और वे अभी अभी मिले थे, तो इतने सारे झगड़े कैसे हो सकते थे? और बिना झगड़े के लड़ाई कैसे हो सकती थी? फिर भी अगर कोई लड़ाई हुई भी होती तो कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता कि इसे स्वीकार करे, इसलिए लंबे समय बाद भी एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसी क्षण हुआ युहाओ सीधे खड़ी हो गई। हुओ युहाओ को खड़े होते देख वांग डोंग ने भी ठंडी सांस ली और खड़ा हो गया। वह उससे पीछे नहीं रहना चाहता था। जो वी ने उन दोनों पर बस एक नज़र डाली और फिर अपनी नज़रें हटा लीं। फिर उसने कक्षा के सभी छात्रों को डांटते हुए कहा, सिर्फ 2। कितना बकवास है। क्या तुम नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है कि जो लोग परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करते वे औसत दर्जे के होते हैं? इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर निकलकर श्रेक स्क्वायर के चारों ओर 100 बार दौड़ें। जो भी दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। सभी माता पिता वे चैट रूम में दोबारा डांटने से खुद को रोक नहीं पाए। ये किस तरह के बेतुके मूल्य हैं? जो लोग परेशानी नहीं खड़ी करते, क्या वे औसत दर्जे के होते हैं? मेरा बच्चा अच्छा है, क्या उसका परेशानी न खड़ी करना गलत है? उसके तर्क के अनुसार लुटेरों और बदमाशों सहित सड़कों पर उपद्रव करने वाले लोग साधारण नहीं होते। ये तो सरासर बेतुका है। ये किस तरह का बेवकूफ़ शिक्षक है? और ये देखकर यान शाओजे को बहुत पसीना आ रहा था। वह क्रोधित होने ही वाला था, लेकिन इस घटना का उनसे कोई लेना देना नहीं था। डीन होने के नाते वे स्कूल के हर शिक्षक का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कैसे कर सकते थे? इसलिए उन्हें जोई के ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। संयोगवश वह मार्शल सोल विभाग के डीन थे और सभी घटनाएं वहीं घट रही थीं। अब हर चीज़ का दोष उसी पर मढ़ा जाना था। इस बारे में सोचने के बाद यान शाओजे को भी थोड़ी झुंझलाहट हुई और वह खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। इस जोई को किसने आमंत्रित किया? उसने बगल में खड़े डू वेलुन की ओर देखा और बोला, बूढ़े डू। डू वेलुन ने भी लाचारी से आह भरी और कहा, मुझे सटीक जानकारी नहीं है। यान शाओजे इस बारे में सोचते सोचते और भी उलझन में पड़ गया। मैं तुमसे हिसाब बाद में चुकाऊंगा। स्क्रीन चलती रही। जोई की बातें सुनकर एक और छात्र विरोध करने के लिए खड़ा हो गया। वह खड़ा हुआ और बोला, शिक्षक जी, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। लड़ाई न करने पर हमें क्यों दंडित किया जाना चाहिए? यह अन्याय है। परंतु तूने कहा क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। यदि तुम इसे स्वीकार नहीं करते हो तो तुम बाहर जा सकते हो। शिक्षा प्राप्त करने के गुण, मुझे किसी भी छात्र को यह अधिकार छोड़ना होगा। मैं 1 मिनट का समय देता हूँ। अगर मैंने उस समय के सरेक स्क्वायर में इधर उधर भागते हुए नहीं देखा तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, अचानक उसके शरीर से एक भयानक दृश्य आत्मा की शक्ति में आ गई गतिधारा ने वहां मौजूद सभी विद्यार्थियों को पकड़ लिया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे सांस नहीं ले पा रहे हों। जोई के आदिवासियों से आत्मा के छल्लों के ज्वालामुखी लगे। 2 पीले, 2 काले और 2 काले, 6 आत्मा की ध्वनि एक अवर्णनीय शक्तिशाली आह के साथ फूट पड़े और कक्षा में बैठे छात्र इस दमनकारी माहौल के कारण बन गए। छात्रों में विरोध जारी रखने का साहसिक कार्य नहीं चल रहा है। वे सभी शर्म से अपने खेल के मैदान की ओर भाग गए। लेकिन इसे देखकर सभी माता पिता फिर से क्रोधित हो गए। इस अध्याय का अंत। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 47 मुफ्त वेब उपन्यास। ये क्या है? शारीरिक दंड या जानबूझकर डराया गया है? मेरा बच्चा बचपन से ही डरपोक है। अगर वो उससे डर जाए तो क्या होगा? और अंततः क्या इस मामले में बच्चों की गलती नहीं होनी चाहिए? हम इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, बच्चों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जोई नाम की इस बूढ़ी औरत ने ऐसा किया और उसने बच्चों को डराने के लिए जबरदस्ती आत्मा शक्ति का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें 100 चक्कर लगाने होंगे और अगर वे दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सीधे निष्कासित कर दिया जाएगा। इसका क्या कारण है? बच्चों ने आपकी श्रेक अकादमी में दाखिला लेने के लिए बहुत मेहनत की है और आपकी श्रेक अकादमी की फीस भी बहुत महंगी है। क्या आप सिर्फ इस बात के लिए बच्चों को निकालना चाहते हैं? क्या यह आपकी श्रेक अकादमी की छात्रों से फीस में जानबूझकर धोखाधड़ी करने की कोई चाल है? इस समय स्क्रीन पर अभी अभी प्रदर्शित हुई सामग्री को देखने के बाद
विमानों के बीच के अंतराल में फंसे कई छात्रों के माता पिता अब इसे और सहन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उन्होंने तुरंत यान शाओजे का सामना नहीं किया। स्क्रीन पर वह दृश्य देखने के बाद उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसलिए कई अभिभावकों ने सीधे तौर पर अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने यान शाओजे को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लिएरू अट यान शाओजे, डीन यान, हम सभी आशा करते हैं कि आप इस मामले के संबंध में हमें स्पष्टीकरण दे सकते हैं। लियू सैंडाओ अट यान शाओजे, बिल्कुल सही, डीन यान। अब पूरे डोलू महाद्वीप में हर कोई देख रहा है। अगर आप इस मामले को ठीक से नहीं संभाल पाए तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में सभी मिलकर आपकी श्रेक अकादमी का विरोध करेंगे। लू रेंजिया अट यान शाओजे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके श्रेक अकादमी में प्रवेश करने के बाद से मेरा बच्चा अंतर्मुखी हो गया है। तो यही बात है। विमानों के बीच की खाई में मौजूद जोऊ यी ने स्वाभाविक रूप से ये दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से देखा। सच कहूं तो वह उस समय सचमुच डर गई थी, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर इसी तरह की स्थिति के होने का था। लेकिन कोई रास्ता नहीं था, चाहे वह कितनी भी डरी हुई हो, वह इसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि इस तरह की घटना पहले ही पूरी तरह से घटित हो चुकी थी। इसलिए इस समय उसका दिल भय से भरा हुआ था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि श्रेक अकेडमी उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। एक बार जब ये बातें सामने आ गईं, तो वह निस्संदेह श्रेक अकादमी की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगी। और श्रेक अकादमी को हमेशा अपनी छवि और प्रतिष्ठा की परवाह रही है। इसलिए जोई को डर था कि जैसे ही वे इस समतल अंतराल को पार करेंगे, श्रेक अकादमी का वरिष्ठ प्रबंधन उसकी हत्या करने के लिए किसी को भेज देगा। ऐसा होना तो तय था। इसके अलावा ये माता पिता उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। पहले श्रेक अकादमी के संरक्षण के कारण मामला उजागर नहीं हुआ था, इसलिए जोई स्वाभाविक रूप से निश्चिंत रह सकता था। लेकिन अब श्रेक अकादमी उसकी रक्षा करना जारी नहीं रखेगी, और छात्रों के इस समूह के अभिभावकों में उसने कई ऐसे लोगों को देखा जिनकी व्यक्तिगत जानकारी से पता चलता है कि वे सोलसेंट या उससे ऊपर के स्तर के थे। यदि ये लोग डोलुओ महाद्वीप लौटने के बाद उस पर हमला करना चाहते थे, तब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये सोचते ही जोई का चेहरा तुरंत थोड़ा पीला पड़ गया। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बगल में खड़े फैंग यू की ओर देखते हुए बोली, पतिदेव, मुझे क्या करना चाहिए? क्या भविष्य में मेरी हत्या कर दी जाएगी? इस समय फैंग यू का चेहरा भी बेहद गंभीर था, लेकिन फिर भी उसने जोई को दिलासा देने की कोशिश की, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अकादमी में उन लोगों में से एक हूं जिनके पास 9वें स्तर के आत्मा अभियंता बनने का सबसे अच्छा मौका है। वे मुझे सम्मान देंगे। जोई तुरंत उत्साहित हो गया, सचमुच? फैंग यू ने सिर हिलाया। हो सकता है कि वे बाद में तुम्हें प्रतीकात्मक रूप से दंडित करें, लेकिन मेरी खातिर वे इसे माफ कर देंगे। चिंता मत करो। ये सुनकर जोई को राहत मिली। हालांकि उन्हें और फैंग यू को यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी बातचीत खत्म होते ही यान शाओजे ने श्रेक अकादमी की ओर से अंतिम फैसला सुना दिया था। स्पष्ट रूप से जनमत के इतने भारी दबाव को झेलने के बाद श्रेक अकादमी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने और मौके पर ही सभी को स्पष्टीकरण देने का फैसला किया, ताकि श्रेक अकादमी की प्रतिष्ठा को यथासंभव बहाल किया जा सके। इसी क्षण यान शाओजे ने चैट रूम में जवाब दिया, यान शाओजे, सब लोग कृपया शांत हो जाए। इस घटना की पूरी जिम्मेदारी हमारी श्रेक अकादमी की है। इसका कारण यह है कि हमारी श्रेक अकादमी शिक्षकों के चयन में पर्याप्त सख्त नहीं थी, जिससे ऐसे अवसरवादियों को हमारे साथ जुड़ने का मौका मिल गया, जिसने हमारे शिक्षण स्टाफ की गुणवत्ता को गंभीर रूप से कम कर दिया है। लेकिन कृपया निश्चिंत रहें अभिभावकों, जोई महज एक अपवाद है। हमारे श्रेक अकादमी के अधिकांश शिक्षकों की योग्यता अभी भी बहुत अच्छी है। अभिभावकों के एक समूह ने जवाब दिया, डीन यान, आपने इतना कुछ कह दिया है, लेकिन आपने अभी तक ये तय नहीं किया है कि जोई से कैसे निपटना है। क्या हमारे बच्चों को धमकाना व्यर्थ है? हाँ, सही है। क्या मामला खत्म हो गया? यान शाओजे, कृपया शांत हो जाए। हम श्रेक अकादमी अब जोई के लिए सजा की घोषणा करेंगे। सबसे पहले हम जोई और उसके सभी रिश्तेदारों को निष्कासित कर देंगे और उन्हें हमेशा के लिए हमारी श्रेक अकादमी की ब्लैकलिस्ट में डाल देंगे। अब से जोई और उसके सभी रिश्तेदार हमारी श्रेक अकादमी के दुश्मन हैं। हमारी अकादमी उससे संबंधित छात्रों को भर्ती नहीं करेगी। हम जोई या उससे संबंधित किसी के साथ सहयोग नहीं करेंगे। साथ ही हम जोई से इस घटना के कारण श्रेक अकादमी को हुए सभी नुकसानों की भरपाई करने के लिए कहेंगे। यदि वह मुआवजा नहीं दे सकता तो हम उसे कड़ी सजा देंगे। यान शाओजे यहीं रुके, फिर उन्होंने नए छात्रों के लिए मुआवजे के बारे में बात करना शुरू किया। यान शाओजे, बेशक जोई को दी जाने वाली सजा एक पहलू है, लेकिन दूसरी ओर हमारी श्रेक अकादमी को जोई द्वारा पढ़ाए गए सभी छात्रों को उसके द्वारा पहुंचाई गई मानसिक क्षति के लिए मुआवजा भी देना होगा।
भले ही यह शुल्क काफ़ी अधिक है और प्रतिभागियों की संख्या भी बड़ी है, लेकिन हमारी श्रेक अकादमी इसे कभी भी हल्के में नहीं लेगी। मुझे उम्मीद है कि सभी हमें थोड़ा समय देंगे। हम सब इस मुश्किल दौर से निकलने के बाद तुरंत और पूरी तरह से सभी को मुआवजा दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि उस समय सभी लोग मिलकर हमारी श्रेक अकादमी की देखरेख कर सकेंगे और हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। अंत में, कृपया इस घटना से आहत सभी छात्रों और अभिभावकों को हमारी श्रेक अकादमी की हार्दिक माफ़ी स्वीकार करने की अनुमति दें। सभी से माफ़ी चाहता हूँ। इस घटना से आप सभी निराश हुए हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा कभी नहीं होगी। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युवाओं तो हद से ज़्यादा क्रूर है। अध्याय 48 मुफ्त वेब उपन्यास। मुझे उम्मीद है कि श्रेक अकादमी, आप अपना वादा पूरा करेंगे। इस बार आपने जो कहा वह पूरे डोलू महाद्वीप में सुना गया। अगर आप अपना वादा तोड़ते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपके पास वादा पूरा करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जी हाँ, इस बार हम आप पर फिर से भरोसा करेंगे। खैर, वीत श्रेक अकेडमी बहुत ईमानदार है, इसलिए हम माता पिता के मामलों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप जल्द ही चले गए और सभी जहाज रवाना हो गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यान शाओजे की बात सुनने के बाद श्रेक अकेडमी ने जो वी को दी जाने वाली सजा और स्टिल्स का प्रोविजन किया। अंतिम के बीच के अंतर्विरोध में रहने वाले अधिकांश माता पिता अभी भी बहुत परिचित थे। अंततः उन्होंने सबसे पहले गर्मी का मौसम बनाया ताकि उजुई को सुरक्षित किया जा सके और स्मारक प्राप्त किया जा सके। अब जबकि श्रेक अकादमी ने उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने लगातार हमला जारी नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ने से पहले ही असंतोष का निर्णय लिया। माता पिता को यह भी पता था कि श्रा अकादमी डोलुओ महाद्वीप पर एक संस्था थी। हालांकि उनका नाम स्कूल के नाम पर रखा गया था, वे एक शीर्ष बल थे। ये ठीक था क्योंकि इससे पहले श्रेक अकादमी गलत थी। यदि वे नीचे दिए गए दस्तावेजों और दंडों के बाद भी अपवित्र करने का विकल्प चुनते हैं, तो अंत में उन्हें ही आइसीमेसेंस कहा जाता है। इसलिए इन दृश्यों ने इस मामले में गहराई से विचार नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि मामला खत्म हो गया है। दूसरी ओर अखबारों के बीच के अंतर में एक और जगह पर आखिरकार मुसीबत खत्म हो गई। यान शाओजे ने चैन की दुनिया ली जब उसने देखा कि चैट रूम में मौजूद प्रमुख उद्यमों के उद्योग अंततः स्थिर हो गए हैं। बगल में खड़ा हुआ जुबान लाओ इतना क्रोधित था कि अपने दांत पीसने के लिए। आखिरकार इस बार श्रेक अकादमी से बहुत बड़ी हार मिली। न केवल आर्थिक क्षति हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतिष्ठा की हानि थी। श्रेक अकादमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्रतिष्ठा है, क्योंकि जब तक प्रतिष्ठा बनी रहती है और श्रेक अकादमी की सेना के साथ साथ मौजूद रहती है, तब तक व्यक्ति की लकड़ी का टुकड़ा धन प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस बार जोवी ने अपनी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया। इससे जुबान लाओ को बेहद गुस्सा आया। आस्था में शामिल हुए उसने यान शाओजे से कहा, शाओजे, जोवी को इस मामले की कीमत चुकानी होगी। उसे आसानी से मत जाने दो। ये यान शाओजे के चेहरे पर एक राक्षस की उपस्थिति से बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अभी अभी मिले सारे संयंत्र के प्रति मन में द्वेष था। इस मामले के लिए पूरी तरह से उन्हें ही दोषी ठहराया गया, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन श्रेक अकादमी के मार्शल सोल विभाग के डीन होने के गुण उन्हें खराब करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। सबसे पहले पूरी तरह से श्रेक अकादमी के कारण यान शाओजे को सुलह का दिखावा करना पड़ा था। लेकिन अब जब मामला सोना चुकाया था, तो तुम उसे धीरे धीरे हिसाब किताब के साथ जोड़ोगे। ये नारा यान शाओजे ने जुबान लाओ से कहा, चिंता मत करो जुबान लाओ, मैं इस बार उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यान शाओजे के बोलने के बाद उसने चैट रूम को फिर से खोल दिया। फिर उन्होंने सीधे जो यी को निशाना बनाया। यान शाओजे, जो यी, हमारे श्रेक अकादमी के आंकड़ों के अनुसार इस बार आपने हमें जो नुकसान पहुंचाया है वह बहुत बड़ा है। हम आशा करते हैं कि आप 1 वर्ष के भीतर इसकी भरपाई कर देंगे। मुआवजे की राशि 10 लाख सोने के आत्मा के सिक्के। यह मुआवजा सुनकर जो यी का चेहरा काला पड़ गया। वह एक छोटी सी 6 रिंग वाली आत्मा सम्राट है जो श्रेक अकादमी में एक शिक्षिका है। उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? इस समय यान शाओजे का टैग देखकर जो यी का दिल बैठ गया। अगर उसे बेच भी दिया जाए तो भी यह उसकी भरपाई के लिए काफ़ी नहीं है। उसका चेहरा बेहद बिगड़ गया। उसने तुरंत बगल में खड़ी फैन यू की ओर मदद के लिए देखा। इस समय जोवी के लिए फैन यू मानो आखिरी उम्मीद थी। इसलिए जोवी ने चापलूसी भरे चेहरे से फैन यू से कहा, पतिदेव, अब केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। तुम मेरी मदद करोगे ना? हालांकि 10 लाख सोने के आत्मा सिक्के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 8वें स्तर के आत्मा अभियंता के रूप में आप इसे आसानी से संभाल सकते हैं, है ना पति? लेकिन जोवी ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि फैन यू ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और जब वह लगातार जोवी को देखता रहा तो उसकी आंखों में गहरी घृणा झलक रही थी। वह जोवी से भी संबंध तोड़ना चाहता था।
वह भारी भरकम मुआवजे का बोझ उठाने को तैयार नहीं था। इसके अलावा वह इतने सालों से श्रेक अकादमी में था और उसके लिए उपाध्यक्ष बनना आसान नहीं था। क्या इस महिला की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? इसलिए फैन यू ने जो यी से सीधे संबंध तोड़ने का फैसला किया। उसने ठंडे लहजे में जो यी को कोसते हुए कहा, कुतिया, तू क्या सपना देख रही है? आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म होता है। उसके बाद फैन यू ने आत्मा मार्गदर्शन उपकरण से कलम और कागज निकाला। उसने जो यी के सामने तलाक का पत्र लिखा, उसे उसके चेहरे पर फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, ये तलाक का पत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे परेशान करना बंद कर देंगे। चले जाओ, मस्खरे। ये सुनकर जो यी को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका दिल ठंडा पड़ गया। फैन यू को उनकी आखिरी उम्मीद माना जा सकता है। अगर वह भी उसे छोड़ दे तो वह मुआवजा नहीं दे पाएगी, और अगर वह इसे चुका नहीं पाती तो उसे नहीं पता था कि उस समय श्रेक अकेडमी उसके साथ क्या करेगी। इसलिए जो यी डर से भरे चेहरे के साथ जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई और फैन यू की जांघों को कसकर पकड़े रही। वह बार बार यही कहती रही, पतिदेव, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? तुम्हें मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए। तुम्हारा बच्चा तो पहले से ही मेरे पास है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फैन यू ने बिना कुछ कहे उसके पेट में लात मार दी। मैंने तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा था, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? अरे मूर्ख, तुमने ऐसा काम किया और फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? बच्चे की बात करो तो उसे मत दिखाओ। मैं चेतावनी देता हूं कि उसे वास्तव में पालो। ऐसी स्थिति में मैं आपको चिकित्सा खर्चों के लिए 1000 रुपये सोने की आत्मा के सिक्के दे सकता हूं। लेकिन अभी के लिए तुम बाहर जा सकते हो। मैं हथियार भी नहीं देखना चाहता। फैन यू ने कोल्ड एंड निर्मम स्वर में कहा। वह जो यी की बातों से प्रभावित नहीं होगा। आखिरकार उसे पता चला कि इस समय जो यी के साथ संबंध बनाए रखना मृत्यु को उत्सव के रूप में देना होगा। इसलिए उसने अपना रिश्ता खत्म करने का पक्का इरादा कर लिया था। उसके बाद उसने चैट रूम में यान शाओजे को तुरंत टैग किया और कहा, डीन यान को रिपोर्ट करो। मुझे पहले तुमने जो किया था उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज की घटना ने मुझे उसका प्राकृतिक स्वभाव भी समझाया। इसलिए मैंने इस कमीनी को तलाक दे दिया। अब से मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। इस अध्याय का अंत। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 49 मुफ्त वेब उपन्यास। चैट रूम में फैन यू द्वारा भेजे गए नए सेट को देखने यान शाओजे, जुवानजी और अन्य लोग भी काफी अचंभित रह गए। आखिरकार उन्हें फैन यू से इतनी प्रतिभा की उम्मीद नहीं थी। एक दंपत्ति के रूप में उन्होंने जो यी से संबंध विच्छेद के लिए एक मिठाई समय दिया। तो उन्होंने फैन यू का असली चेहरा देखा और महसूस किया कि यह आदमी अच्छा इंसान नहीं था। हालांकि श्रेक अकादमी के लिए यह टिप्पणी नहीं थी कि फैन यू एक अच्छा इंसान था या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि फैन यू साइबेरियाई स्तर का आत्मा तत्व है, और बात यह है कि 9वें स्तर के आत्मा स्तर के पद पर एकजुट होने की क्षमता भी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। freewebnovel.com। असल यान शाओजे, जुवानजी और अन्य लोगों को पहले जो यी के साथ हुई घटना पर थोड़ा दुख हुआ था। जो यी की घटना के कारण और फैन यू और जो यी वाद्ययंत्र थे, इसलिए उनकी श्रेक अकादमी भी प्रभावित होनी चाहिए। लेकिन उन्हें फैन यू के इस दृढ़ निश्चय की उम्मीद नहीं थी। उसने सीधे जो यी से रिश्ता तोड़ लिया। यह उनकी श्रेक अकादमी के लिए अच्छी बात थी। इसका मतलब यह था कि वे फैन यू को वैध रूप से अपने पास रख सकते थे। इसलिए इस समय यान शाओजे, जुवानजी और कुछ बुजुर्गों को फैन यू के काम के प्रति थोड़ी घृणा महसूस हुई। लेकिन वे इस पर मूंद लेने का विकल्प चुनते हैं। चैट रूम में फैन यू का उत्तर देखने के बाद यान शाओजे, जुवानजी और अन्य लोगों ने नारा दिया। चर्चा के बाद तुरंत उत्तर दिया, तो यह है। ये बात ठीक है फैन यू, जब तक तुम जो यी से संपर्क करना बंद कर दोगे, शादी सारी सुविधा दूर हो। उद्देश्य। फैन यू के चेहरे पर अचानक उत्साह झलकने लगा। वह इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत चैट रूम में उत्तर दिया, दिन यान, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, और श्रेक अकादमी, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में अकादमी के विकास के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। इसी के साथ यह मामला अंततः समाप्त हो गया। चैट रूम में मौजूद अन्य सभी आत्मा गुरुओं और दर्शन ने यह दृश्य देखा। इसे देखने के बाद उन्हें फैन यू के बारे में एक नई समझ प्राप्त हुई। हालांकि उन्होंने फ्रांसीसी चैट रूम में इस बात का खुलासा नहीं किया। इस समय उनके करीबी प्रशंसक यू और श्रेक अकादमी की निंदा करने का कोई आधार नहीं बताया गया था। इसके विपरीत जिन प्रमुख को पहले जो यी ने धोखा दिया था, उनका समूह और भी अधिक उत्सुक हो गया। मुझसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से होंगी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। आखिरकार जो तुम अब बेबस हो, और उसे अभी भी श्रेक अकादमी का स्मारक बनाया गया है। अब मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना भुगतान करता है। यदि वह भुगतान नहीं करता है तो मुझे लगता है कि श्रेक अकादमी उसे आसानी से नहीं जाने वाली देवी है ना।
ये तो कहना ही नहीं कि श्रेक अकादमी उसे आसानी से जाने नहीं देवी, मैं भी उसे जाने नहीं देता। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को धमाके की? अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो मैंने उसे जान से मार दिया। चैट रूम में मौजूद माता पिता लगातार बातें करते रहते हैं। इससे जोई का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसे यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई थी कि उसका भविष्य समाप्त हो चुका है। इसलिए इस समय वह विमानों के बीच इस अंतराल को छोड़ना नहीं चाहती थी। श्रेक अकेडमी का काम करने का तरीका आज भी पहले जैसा ही है। लेकिन दूसरी ओर बीबी डोंग ने जल्द ही श्रेक अकादमी का फिर से मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चाहे वह जोई हो, फैन यू हो या श्रेक अकादमी, इस घटना से बीबी डोंग को बहुत बुरा लगता था। इसलिए उसने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने में जरा भी संकोच नहीं किया। बिल्कुल, ये वही वंश है। श्रेक अकादमी के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनदेखा करने का नाटक किया और स्क्रीन देखते रहे। इसी क्षण स्क्रीन फिर से चलने लगी। स्क्रीन पर मूल पुस्तक के दृश्य प्रदर्शित किए गए। छात्रों के एक समूह को डराने और उन्हें खेल के मैदान में दौड़ने के लिए कहने के बाद जोई ने उन्हें सीधे 100-100 चक्कर लगाने का निर्देश दिया। अंततः जिन 9 छात्रों ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उन सभी को निष्कासित कर दिया गया। अब तक विमानों के बीच के अंतराल में मौजूद छात्रों के समूह को यह समझ में आ गया था कि तांगलिंग, युन शियाओपियो और अन्य लोगों के साथ पहले क्या हुआ था। पता चला कि उन सभी को जोई ने निष्कासित कर दिया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ये बदबूदार औरत फिर आ गई। जुवानजी इतना गुस्से में था कि उसने लगभग अपने दांत भींच लिए, क्योंकि ये 9 छात्र उनकी श्रेक अकादमी से होने चाहिए थे। पूर्ण जन्मजात आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण 9 प्रतिभावान छात्रों को उनकी अकादमी का हिस्सा होना चाहिए था। अंततः ये सब जोई की वजह से हुआ, इस कमीनी की वजह से। ये सोचकर जुवानजी ने खुद को कोसने से नहीं रोका। उसे भविष्य में सभी कर्ज चुकाने होंगे। अगर वह पैसे वापस कर सकती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो पैसे वापस नहीं कर पाई तो मैं उसे सीधे वेश्यालय में डाल दूंगा। उसे पैसे चुकाने के लिए हर रोज ग्राहकों की सेवा करनी पड़ेगी। ये सुनकर यान शाओजे ने सहमति का भाव दिखाया और बगल में खड़ी डू वेलुन उत्सुकता से देख रही थी। वह हमेशा सोचता था कि नकाब के नीचे जोई बहुत सुंदर दिखती है और वह फैन यू की पत्नी थी, इसलिए वह बाद में उसका स्वाद चख सकता था। फिर स्क्रीन पर निम्नलिखित कहानी चलने लगी। कक्षा के दौरान उसने कुछ बेकार की बातें सिखाईं। हुओ युहाओ की क्षमता के बारे में जानने के बाद उसने उसे चुपके से फैन यू के पास ले जाकर उसका शिष्य बना दिया और आत्मा मार्गदर्शन विभाग में अग्रिम रूप से शामिल कर लिया। और प्रशिक्षण का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका छात्रों को लोहे के कपड़े पहनाकर दौड़ाना था। इससे विमानों के बीच मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा अचंभित हो गए। जुबानजी, मैं सोच रही थी कि हुआ युहाओ ने दूसरी कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही प्रशिक्षु के रूप में क्यों भर्ती हो गया। पता चला कि इसके पीछे इस कमीनी का हाथ था। मैं इस घटना को याद रखूंगा। जिंग होंग चेन, तो इसे ही आप श्रेक अकादमी में उत्कृष्ट शिक्षा कहते हैं। कुछ बेकार सैद्धांतिक ज्ञान, साथ ही उल्टे और बेहद कठिन दौड़ने के अभ्यास। मैं सोच रहा हूं, अगर दौड़ने से कौशल में सुधार हो सकता है तो छात्रों को कक्षा के लिए श्रेक अकादमी क्यों आना चाहिए? क्या वे बाहर दौड़ नहीं सकते? वे आपके पास क्यों आते हैं? मैंने पहले भी कहा है, आपके श्रेक अकादमी के उपकरण पुराने हैं और शिक्षण विधियां भी पुरानी ही हैं। उसने बिना किसी झिझक के उपहास किया। अंततः एक अवसर मिल गया और उसे श्रेक अकादमी की उग्र आलोचनात्मक प्रस्तुति देनी पड़ी। ये प्रोटोटाइप के बीच एक प्रतियोगिता थी, लेकिन मास्टर जुवान ने पहले ही सोच लिया था कि उन्हें क्या जवाब देना है। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा है, ये सब जूही की गलती है। वह तो बस एक असाधारण है। हमारे श्रेक अकादमी के अधिकांश शिक्षक उत्कृष्ट हैं। तो ये कहा जाता है उद्देश्य है, क्योंकि जनता को पता है कि जूही अच्छा नहीं है। जिंग होंग चेन, मैंने पहली बार किसी को गलती करने के बाद इतने आम आदमी को देखा है। जुबानजी, आपके श्रेक अकादमी के चालाक ने युवा लोगों को खोल दिया है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि अन्य शिक्षक कैसे हैं, ताकि हम साक्ष्य एकत्र कर सकें। इसलिए सेक्सोफोन मत करो। उन्होंने जुबानजी का पुरजोर खंडन किया। इस समय हवा में लगी वह स्क्रीन, जिस पर पहले समय और स्थान की मूल तस्वीर चित्रित हो रही थी, बंद कर दी गई थी। फिर समानांतर दुनिया में हुआ युहाओ को दर्शन वाली स्क्रीन पर वास्तविक चित्र चल पड़ी। डॉलुओ, दोहरी तुलना, ये युहाओ तो हद से ज्यादा क्रूर है। अध्याय 50 मुफ्त वेब उपन्यास। स्क्रीन रोशन हो जाती है और तस्वीर चलने लगती है। जैसे ही बड़े पर्दे पर हुआ युहाओ का चित्र दिखाई दिया, लोगों के बीच की खाई में स्थित आत्मा स्वामी के चेहरों पर अचानक रुचि का भाव प्रकट हुआ। वे इतने लंबे समय से देख और तुलना कर रहे थे कि वे मूल समय और स्थान में हुआ युहाओ के व्यक्तित्व और समानांतर समय और स्थान में हुआ युहाओ के व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझ गए थे। सच कहें तो समानांतर दुनिया में वे हुआ युहाओ की थोड़ी अधिक सराहना करते थे। वह निर्णायक, बुद्धिमान और तेज बुद्धि वाला था और उसका भाग्य अविश्वसनीय था।
सभी आत्मा गुरुओं के लिए समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं को देखना एक रोमांचक उपन्यास पढ़ने जैसा था। ये बहुत ही व्यसनकारी था। हालांकि मूल समय और स्थान में मौजूद हुआ युहाओं की तुलना में आत्मा स्वामी ये देखना चाहते थे कि समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह से छल कपट का सहारा लेगा। उस समय जिंग होंगचेन ने भी इस दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा। जब उसे पता चला कि स्क्रीन पर समानांतर दुनिया की तस्वीरें चल रही हैं और उसमें फिर से हुआ युहाओं दिखाई देने लगा है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने कुछ शेखी बघारते हुए जुवानजी को टैग किया। जिंग होंगचेन जुवानजी, समानांतर दुनिया की छवियां फिर से चलने लगी हैं। जुवानजी, तो क्या हुआ? जिंग होंगचेन, शायद तुम समानांतर दुनिया के हुआ युहाओं ने पहले जो कहा था उसे भूल गए हो। उन्होंने बताया कि हालांकि उन्हें श्रेक अकादमी में शामिल होने का अवसर मिला है, लेकिन वे वहां निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। वह ये देखना चाहता है कि श्रेक अकादमी अफवाहों के अनुसार कितनी शक्तिशाली है। अब सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि वह आपकी श्रेक अकादमी में रहना जारी रखेगा? क्या आपकी श्रेक अकादमी के शिक्षक जोऊ यी की शिक्षण शैली और क्षमताओं से समानांतर दुनिया का हुआ युहाओं प्रभावित होगा? जिंग होंगचेन ने स्पष्ट प्रसन्नता के साथ जुवानजी को याद दिलाया। और श्रेक अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वह जुवानजी हों, यान शाओजे हों या सी गॉड पवेलियन के बुजुर्ग हों, ये शब्द सुनकर अचानक बहुत असहज हो गए। हाँ, अब उन्हें याद आया कि समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं था। वह खोजबीन की मानसिकता के साथ श्रेक अकादमी में आया था। तो अगर उसका सामना जोऊ वी से हो जाता तो क्या यह अंत नहीं होता? इस विचार से सभी असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक एक करके स्क्रीन की ओर देखा और मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सके, क्या कोई चमत्कार होगा? इसी क्षण स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर हिलने लगी। ये देखकर सभी ने बिना देरी किए स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। और स्क्रीन पर स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट छोड़ने के बाद हुआ युहाओं जल्दी से भाड़े के सैनिकों के समूह से अलग हो गया। वह सबसे पहले उस गांव में लौटा जहां वह पहले रहता था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह एक और रात घर पर सोया और अगली सुबह जल्दी ही श्रेक सिटी की ओर रवाना हो गया। वास्तव में हुओ युहाओं पिछली रात श्रेक अकादमी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे अचानक पता चला कि अकादमी उसके घर से बहुत दूर है। अगर वह वहां जाता तो वह हर दिन स्कूल नहीं जा पाता और पहले की तरह हुआ यून एयर को नहीं देख पाता। तो वह पिछली रात हुआ यून एयर को श्रेक सिटी में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा था। लेकिन सोचने के बाद उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया, क्योंकि वहां मकानों की कीमतें बहुत अधिक थीं। हुओ युहाओं और उसकी मां के पास ज़्यादा बचत नहीं थी। अगर हुओ यून एयर चली जाती तो आर्थिक दबाव नाटकीय रूप से बढ़ जाता। इसलिए उस सुबह तड़के रास्ते में चलते हुए हुआ युहाओं को, चाहे वह किसी भी तरह से सोचे, बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन अब जब बात इस मुकाम तक पहुंच गई है तो उसने पहले श्रेक अकादमी जाने का फैसला किया। उसने मन बना लिया था, अगर उसे पता चला कि श्रेक अकादमी वाकई शक्तिशाली और उसके विकास में सहायक है तो वह अपनी आत्मा निर्माण कौशल में तेजी से सुधार करेगा, अधिक पैसा कमाएगा और जितनी जल्दी हो सके अपनी मां को श्रेक सिटी ले आएगा। अगर उसे पता चलता कि श्रेक अकादमी की प्रतिष्ठा झूठी है तो वह तुरंत वहां से चला जाता। वह ऐसी जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था। और इस समय विमानों के बीच के अंतराल में ये दृश्य देखकर जिंग होंगचेन बेहद खुश हुआ। उन्होंने फिर से जुवानजी को टैग किया। जिंग होंगचेन, जुवानजी, क्या आपने देखा कि उसने क्या कहा? पसीना आ रहा है जुवानजी, उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। अपने पहले के अवलोकन के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से जानता था कि इस समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं कितना उत्कृष्ट था। लेकिन इस समय इतने प्रतिभाशाली छात्र के श्रेक अकादमी के हाथों से निकल जाने की संभावना बहुत अधिक थी। यह जुबान जेड के लिए बेहद कष्टदायक था। पसीने से तरबतर होकर वह अपना सिर खुजा रहा था, ये देखने के लिए बेताब था कि आगे क्या होगा। क्या होगा अगर कोई चमत्कार हो जाए? और तस्वीर में इस समय एक लंबी यात्रा के बाद हुओ युहाओं अंततः श्रेक सिटी पहुंच गया। मूल उपन्यास के हुआ युहाओं के विपरीत समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं ने अपना पूरा बचपन ड्यूक के महल में नहीं बिताया। चूंकि उसने डचेस का विश्वास जीत लिया था, इसलिए उसे कई बार बाहर जाकर स्टार लुओ शहर का भ्रमण करने के कई अवसर मिले। इसलिए जब हुआ युहाओं श्रेक शहर पहुंचा तो हालांकि उसे यह काफ़ी विकसित लगा, लेकिन वह मूल उपन्यास के हुआ युहाओं की तरह चकित नहीं हुआ, जो एक बड़े शहर में आने वाले देहाती लड़के जैसा था। उन्होंने बहुत ही शांत व्यवहार किया। फिर उसने अपनी क्षमता के बल पर जल्दी ही श्रेक अकादमी का पता लगा लिया। वह सीधे श्रेक अकादमी में दाखिल हुआ और शहर के स्वामी के सिफारिशी पत्र के साथ पंजीकरण पूरा किया। उसे पता था कि उसकी कक्षा अगले दिन से शुरू होगी और उसका छात्रावास नंबर क्या होगा। इस प्रकार समानांतर दुनिया में हुआ युहाओं ने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे छात्रावास की ओर चल पड़ा, ये देखने के इरादे से कि उसका कमरा कैसा दिखता है। रास्ते में वह श्रेक अकादमी के चौक से गुजरा।
यहाँ श्रेक अकादमी के कई छात्र और अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए ला रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वे 10 मूर्तियों के साथ तस्वीरें लेते रहे। कुछ लोगों ने तो बच्चों को उन 10 मूर्तियों की महान उपलब्धियों और पहचान के बारे में भी बताया। अतिशयोक्ति हद से ज्यादा थी। उन्होंने उन आकृतियों को लगभग सर्वशक्तिमान देवता और पवित्र संत बना दिया। हुओ युहाओ ने कुछ वाक्य सुनने के बाद उनकी बातों को बकवास समझकर खारिज करते हुए आगे बढ़ गया। उनके विचार में इन लोगों ने जो कहा वह सरासर हास्यास्पद था, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है। जितना अधिक वे अतिशयोक्ति करते, उतना ही हुआ युहाओ इन मूर्तियों के मालिकों के प्रति कम सम्मान दिखाता। उसे केवल यही लगता कि वे बकवास कर रहे हैं और उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। उस थोड़ी सी रुचि के साथ वह मुड़ गया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया।